वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स के अंतर्गत रेखी प्रोग्रामन यूनिट का अभ्यास करेंगे। रेखी प्रोग्रामन एनुअल एग्ज़ाम में एक ही प्रश्न देता है और 6 अंक के प्रश्न इससे आएंगे। तो रेखी प्रोग्रामन है क्या, इस पर चर्चा करने के पूर्व कुछ पूर्व बातों को हम याद करें। जैसे हमने छोटी कक्षाओं में रैखिक समीकरण, उदाहरण के लिए देखें तो x धन 3 बराबर 5, ऐसे समीकरणों को बखूबी हल किया है। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण हुआ। इसी प्रकार हमने कक्षा 10वीं में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लाइक दिस x + y = 10 और x - y = 2, इस प्रकार के समीकरणों को भी हल करना सीखा, जिसके लिए आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके x और y का मान ज्ञात किया। साथ ही साथ विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने के अतिरिक्त आपने ग्राफी विधि का भी इस्तेमाल किया। तो दिए गए x और y का जो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को जब हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो यह सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है। इसकी जानकारी हमने छोटी कक्षाओं में प्राप्त की। तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण या केवल रैखिक समीकरण एक चर में, ऐसे समीकरणों को हमने हल किया। फिर इनके अनुप्रयोग के अंतर्गत हमने कुछ इबारती प्रश्नों जैसे आयु संबंधी, संख्या संबंधी प्रश्नों को हल किया। तत्पश्चात हम असमीका की बात करें तो असमीका किसको कहा गया? जब इसमें बराबर ना हो करके अगर कोई 2 चर का ऐसा समीकरण नहीं कह सकते। असमीका कब हो जाता है? जब बराबर के साथ छोटा या बड़ा का चिन्ह लगा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। x धन y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। इन चीज़ों को हमने असमीका के नाम से कक्षा 11वीं में अध्ययन किया। अब इन्हीं असमीकाओं का अनुप्रयोग या इन असमीकाओं का हल कैसे ज्ञात करना है और इसके अनुप्रयोगों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो है रेखी प्रोग्रामन, जिसको यहाँ हमको पढ़ना है। तो रेखी प्रोग्रामन पढ़ते समय कुछ परिभाषिक शब्दों को आप यहाँ देखेंगे कि रेखी प्रोग्रामन है क्या। तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए। दिए गए रैखिक असमीकाओं, जिन्हें व्यवरोध कहते हैं, को संतुष्ट करते हुए एक रैखिक फलन का सर्वोत्तम वांछित मान ज्ञात करने का एक विशेष प्रोग्राम निर्माण करना या निर्धारण करने की विधि या प्रक्रिया को ही रेखी प्रोग्रामन कहते हैं। फिर रैखिक प्रोग्रामन समस्या क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो आप यहाँ नीचे देखेंगे। यदि रैखिक फलन, जो कि ऋणोत्तर चरों के रैखिक असमीकाओं के समूह द्वारा निर्धारित कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत हो, का सर्वोत्तम वांछित मान, जो अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है, ज्ञात करने की समस्या रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहलाती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उद्देश्य फलन किसे कहते हैं? तो एक रैखिक फलन जिसका अधिकतमी या न्यूनतमीकरण किया जाता है, उद्देश्य फलन कहते हैं। इसके बाद सुसंगत या हल क्षेत्र की परिभाषा भी आप ध्यान देंगे। रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी व्यवरोधों एवं ऋणोत्तर चरों के व्यवरोधों सहित निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र समस्या का सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र कहलाता है। फिर रेखी कार्य योजना का अर्थ क्या है? तो रेखी कार्य योजना वह गणितीय प्रविधि है जिसके द्वारा सीमित एवं विशेष दशाओं से संसाधनों जैसे धन, वस्तु,
जगह, समय तथा श्रम का अनुकूलतम उपयोग करके विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं में आपने कुछ शब्दों पर ध्यान दिया होगा। उद्देश्य फलन, तो फलन x और y का हो सकता है, और फलन यानी जैसे कि हम लेते हैं x + 2y, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक, इसी को ही हम उद्देश्य फलन कहते हैं, p या z से डिनोट करते हैं। और ये जो असमीका है, जिसे हम रैखिक असमीका कहते हैं, इन्हें ही हम व्यवरोध फलन कहते हैं या व्यवरोध असमीका कहेंगे। ठीक है, और x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन y, ये जो होता है ऋणोत्तर चर कहलाता है। तो इसके प्रश्नों को सामान्यतः बनाने के लिए हमको कुछ चरणबद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना होता है, जो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्नानुसार अगर प्रश्न शब्दों में दिया हो तो उद्देश्य फलन, व्यवरोध असमीकाओं एवं ऋणोत्तर व्यवरोधों का निर्माण करेंगे फर्स्ट। फिर दूसरा पद में हम क्या करेंगे, जो व्यवरोध असमीका होगा को एक समीकरण मानकर इसका लेखा चित्र यानी उसके द्वारा निरूपित होने वाले रेखा को खींचेंगे। सभी व्यवरोध असमीका को जब खींच लेते हैं, जो परस्पर ग्राफ में एक दूसरे को काटते हुए दिखेंगे, तब संभाव्य हल क्षेत्र प्राप्त होता है। प्राप्त हल क्षेत्र के शीर्ष बिंदु को ज्ञात करना, और पांचवा स्टेप इसमें होता है शीर्ष बिंदु पर उद्देश्य फलन के मान की गणना करना, और प्राप्त अधिकतम या न्यूनतम मान ही प्रश्नानुसार रेखीय कार्य योजना समस्या का हल होता है। ये सभी चीज़ें आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम इसके स्टेप को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों जो पहली बार जुड़ रहे होंगे वो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक तत्काल पहुंच सके। साथ ही साथ रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर वार्षिक परीक्षा के लिए 6 अंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा ही जाता है। अभी इसके केवल कुछ परिभाषिक शब्दों को आपको बताया गया है। उदाहरण आपको अभी दिखा रहे हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को परीक्षा में हल कर सकेंगे। इसके लिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहना होगा, सो आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, एक क्वेश्चन लेते हैं। फलन p बराबर 2x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रतिबंध निम्न है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 10, 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 14। तो इसके हल को बड़े ध्यान से देखिएगा। दिया है, जब हम प्रश्न को तो एग्ज़ाम में लिखेंगे नहीं, तो गिवन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट बोलिए। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दूसरा नंबर दीजिए इस असमीका को। x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 10, इसको तीसरा नंबर दे दीजिए। और 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 14, इसको नंबर दीजिए 4। x = 0 लाइन का मतलब होता है y अक्ष। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो प्रथम चतुर्थांश में ही इसका ग्राफ हमको मिलेगा। इसलिए बाकी आपको तीसरे चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश को ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार से एक x एक्सिस खींच लीजिए, एक y एक्सिस खींच लीजिए। ये डॉट डॉट मैं अपनी तरफ से 1 2 3 4 ऐसा अंदाज के लिए लगा दिया हूँ, जो कि आवश्यक भी नहीं है। तो ये y अक्ष मतलब होता है x = 0, और यहाँ बताया गया x ग्रेटर देन 0, यानी हमारा जो एरिया होगा इधर होगा। तो हम इसको कह सकते हैं असमीका नंबर 1 डाल देंगे y अक्ष में, राइट। फिर देखिएगा x अक्ष को क्या कहा जाता है, y = 0 लाइन। तो ये x अक्ष को हम इक्वेशन नंबर 2 ऐसा डाल देंगे।
अब हम समीकरण 3 जो कि एक रेखा को प्रदर्शित करता है उसको इस ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए आप लिखिए समीकरण 3 से, असमीका 3 से भी कह सकते हैं इसको, असमीका 3 से। तो इसको इक्वेशन के रूप में लेना होगा, x + 2y = 10 हुआ। ठीक, अब आप एक छोटा सा इस प्रकार से खंड बना दीजिए जिसमें आपको ज़्यादा नहीं, केवल 2 वैल्यू रखना है, एक x का एक y का। एक बार x 0 रखिए और एक बार y 0 रखिए। तो देखेंगे जब x 0 रखेंगे तो 2y = 10, सो y = क्या मिलेगा 5। अब y = 0 रखेंगे तो x = क्या मिलेगा 10। यानी इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट मिला, एक 0,5 मिला, तो 0,5 आपको कहाँ मिलेगा y एक्सिस पर। तो ये 1 2 3 4 5 एक अंदाज से आप ले लीजिए ऐसा 0,5। फिर देखिए क्या मिल रहा है 10 शून्य, तो इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से यहाँ ले लीजिए 10 0 पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट को आप स्केल की सहायता से मिला दीजिए इस प्रकार से। ठीक, ये काम हमने 11th क्लास में भी किया है और इसको दे देंगे असमीका नंबर 3। अब ऐसा करने के बाद असमीका 3 में x = y = 0 रखने पर, ऐसा अगर यहाँ 0 0 रखते हैं तो क्या होगा 0 + 0, तो ये आया 0 + 2 × 0 <= 0। क्या हुआ, ये सत्य है ना भाई, यह संतुष्ट करता है। इसलिए जो इसका एरिया होगा, मूल बिंदु किधर होगा, अर्धतल, इसका अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा, संतुष्ट करता है, इसलिए अर्धतल मूल बिंदु की ओर है। तो आप इस प्रकार से एक तीर का निशान इसमें लगा करके छोड़ दीजिए। इसमें ऐसा लगा था x > इसमें ऐसा लगा था। अब आपको असमीका 4 का इस्तेमाल करना है, असमीका 4 से। तो इसमें क्या होगा 2x + y = 14 कर लीजिए। इसके लिए भी आप ऐसे ही बॉक्स बना लीजिए, x y, x = 0 रखेंगे तो y = 14, और जब y = 0 रखेंगे तो x = 7 आ गया। अब 0 14 और 7 0 को यहाँ लीजिए, तो 0 14 निश्चित रूप से ऊपर कहीं होगा और 0 7 ये 10 0 के पहले कहीं होगा। तो इसको भी आप ग्राफ पर ऐसा खींच लीजिए और यूँ मिला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये असमीका 4 के लिए भी आपने लाइन खींचा। अब x = y = इसमें 0 0 पुट करिए, तब आप देखेंगे यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 0 <= 14 होगा। क्या करता है, संतुष्ट करता है, इसलिए अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ये लाइन आ जाता है, यानी इसमें भी आप इधर जाएंगे। ठीक, अब आप देखिए क्या करना है आपको, ये जो समीकरण 3 वाला पॉइंट था, तो ये कौन सा पॉइंट था 0 5, तो यहाँ आप लिख लीजिए 0 5। ये वाला पॉइंट समीकरण 4 का दूसरा पॉइंट है जो कि 7 0 है, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए मूल बिंदु की ओर अर्धतल है, यानी ऐसा जाएंगे इसमें से। ठीक, तो वह क्षेत्र जो x एक्सिस की ओर और y एक्सिस की ओर जा रहा है और चारों असमीका से घिर जाए, तो ये आपका बॉर्डर लाइन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है x > 0, यानी आप इधर जाएंगे। ठीक, ये जो आपका समीकरण 2 था या असमीका 2, तो इसमें y > 0 था, यानी इधर जा रहे हैं आप।
ये जो असमीका 3 है इसमें अर्धतल मूल बिंदु की ओर है, तो इस रेखा के इधर मूल बिंदु की ओर आप एरो डाल दीजिए। ओके, और ये रेखा नंबर 4 है, इसमें भी मूल बिंदु की ओर आप ऐसा डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका एरिया है ये आपका हल क्षेत्र है, जिसे संभाव्य हल क्षेत्र कहते हैं। और समीकरण असमीका 1, 2, 3, 4 जिसके लिए हमने ये रेखाओं को खींचा, ये व्यवरोध असमीका कहलाते हैं। तो अब ये जो एरिया जिसको मैं कलर कर दिया या छायांकित भाग है, इसमें 4 पॉइंट आपको दिखाई देते हैं। एक हो गया O, इस पॉइंट को A दे देते हैं। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर कटती हैं उसको B पॉइंट दे देते हैं, और एक पॉइंट और है उसको C देते हैं। तो O यानी तो हमको मालूम है ये मूल बिंदु है 0, 0। A हमको फाइंड हो चुका है 7, 0, और C भी हमारा प्राप्त है 0, 5। अब इस पॉइंट B को प्राप्त करने के लिए आपको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना होगा। ओके, तो अब उसको करके देखते हैं। तो कट पॉइंट B प्राप्त करने के लिए वो लाइन 3 और 4 का कट पॉइंट है, इसलिए जो समीकरण 3 और 4 है उसको आप हल करिए। तो इसको हल करने के लिए आप किसी भी विधि का जो आप जानते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन या अवरज गुणन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन का भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ हल करना भी आपको बता देते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा 3 हुआ और ये 4 हुआ। तो 3 से x = क्या हो जाएगा, 10 - 2y। इसको थोड़ी देर के लिए नंबर दिया 5। इस x के मान को, x का मान 4 में प्रतिस्थापित करने पर, जैसे ही 4 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 2x है, तो 2 × 10 - 2y + y = 14 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, धन y = 14। तो ये 20 ऋण 14, और इसमें से बचेगा ऋण 3y, तो उधर गया धन 3y। 6 = 3y, तो y = 2, इसलिए x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ रख दीजिए 2 दूनी 4, तो x = 6 आएगा। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु B जो होगा वो 6, 2 हो जाता है। तो हम देखेंगे हमारे ग्राफ में ये पॉइंट B भी आ गया 6 और 2। अब इन चारों पॉइंट के जो बिंदु हैं, उन बिंदु को जो हमारा उद्देश्य फलन या केवल फलन यहाँ बताया गया है P, वहाँ पर इन चारों पॉइंट के आधार पर हमको उनकी गणना करनी होगी कि इस पॉइंट पर इस P का वैल्यू क्या होगा, पॉइंट A पर P का वैल्यू क्या होगा, पॉइंट B पर P का वैल्यू क्या होगा, और पॉइंट C पर P का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब उस हल क्षेत्र के जो पॉइंट हैं 0, O, A, B, D, जिसके निर्देशांक 0, 0, 7, 0, 6, 2, 0, 4 हैं, वहाँ हम उद्देश्य फलन P = 2x + 3y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 0, 0 पर P 2 × 0, 3 × 0 बराबर हमको मिला 0। 7, 0 पर निकालेंगे तो 2 × 7, 3 × 0, तो ये आ गया 14। फिर 6, 2 पर निकालेंगे तो 2 × 6 और 3 × 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 बराबर आया 18। लास्ट D पॉइंट पर हम उद्देश्य फलन में मान रखेंगे तो 2 × 0 और 3 × 14, तो 14 दिया। सॉरी, ये पॉइंट थोड़ा चेक, ये पॉइंट C थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो पॉइंट C जो लेना था वो हमको C लेना होगा, क्योंकि D हमारा बाहर जा रहा है और है भी नहीं। तो C जो है 0,5 है, तो यहाँ हम लेंगे 0,5, तो ये हो जाएगा 3 × 5, तो 5 3 जा 15 आएगा पॉइंट C पर। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया था अधिकतम मान P का ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे 0 पर O पर 0 आया, पॉइंट A पर 14 आया है, पॉइंट B पर 18 आया, और पॉइंट C पर 15 आया। तो हम कहेंगे अतः फलन P का अधिकतम मान 18 प्राप्त हुआ, जहाँ x = 6 और y = 2, यानी इस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है।
तो यहाँ पर देखेंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप, ताकि आसानी से समझ सकें। तो जो चरणबद्ध प्रक्रिया मैं बताया था उसका आप स्क्रीनशॉट करके रखे होंगे, तो मिलाएंगे। प्रश्नानुसार उद्देश्य फलन या विरोधों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न में हमको विरोध फलन, प्रत्येक विरोध फलन का निर्माण करना। तो चूंकि इस प्रश्न में हमको विरोध फलन दिया गया था। फिर दूसरा स्टेप मैं बताया था चरणबद्ध तरीके में कि विरोध असमीका को एक समीकरण मानते हुए लेखा चित्र। तो यहाँ 4 विरोध फलन थे, प्रत्येक को एक रेखा का समीकरण मानते हुए हमने ग्राफ पर उनके लिए रेखा का निर्माण किया और पॉइंट 0 0 को लेकर टेस्ट करते गए। अगर संतुष्ट करता है तो अर्धतल मूल बिंदु की ओर है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। और चारों वक्र से जो घिरा हुआ क्षेत्र यहाँ पर मिला वो हमारा हल या संभाव्य क्षेत्र कहलाता है। फिर इसके 4 पॉइंट मिल गए, O, A, B, C। इसमें से 3 पॉइंट तो हमको पहले से ही ज्ञात थे। चौथे पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण 3 और 4 को हल किया, जिससे पॉइंट B62 मिला। अब हम चारों पॉइंट में जो बिंदु हमारे पास हैं, बिंदुओं के मान हैं, उसको हम उद्देश्य फलन P में रख लेंगे और मान ज्ञात करते हैं। तो हमने पाया कि पॉइंट B पर P का वैल्यू 18 प्राप्त होता है। तो हमारा अधिकतम मान 6-2 बिंदु पर अधिकतम मान 18 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। एक हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको और बना करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 12.1 के तीसरे प्रश्न को यहाँ हल करते हैं। निम्नलिखित विरोधों